हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी कैफे में आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी क्लास 12 हिस्ट्री में मध्यकालीन भारत चैप्टर नंबर 7 एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर लगभग 14वीं से 16वीं सदी तक पढ़ेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक लंबा होने के कारण हम लोग 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। विजयनगर अथवा विजय का शहर एक शहर और एक साम्राज्य दोनों के लिए प्रयुक्त नाम था। इस साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में की गई थी। अपने चरमोत्कर्ष पर यह उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था। 1565 में इस पर आक्रमण कर इसे लूटा गया और बाद में यह उजड़ गया। हालांकि 17वीं 18वीं शताब्दियों तक यह पूरी तरह से विनष्ट हो गया था, पर फिर भी कृष्णा तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र के निवासियों की स्मृतियों में यह जीवित रहा। उन्होंने इसे हम्पी नाम से याद रखा। इस नाम का आविर्भाव यहाँ की स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी के नाम से हुआ था। इन मौखिक परंपराओं के साथ साथ पुरातात्विक खोजों, स्थापत्य के नमूनों, अभिलेखों तथा अन्य दस्तावेजों ने विजयनगर साम्राज्य को पुनः खोजने में विद्वानों की सहायता की। विजयनगर के शहर के चारों ओर बनाई गई पत्थर की दीवार का एक भाग को दिखाया गया है। नोट करके लिख लीजिएगा, ये पूछा जाता है। पहला संगम वंश आया, संगम वंश। उसके बाद आया सुलूब वंश आया। उसके बाद तुलुब वंश आया। उसके बाद अराविडु वंश आया। संगम वंश का स्थापना हरिहर और बुक्का, 2 भाई। सुलूब वंश की स्थापना सालूब नरसिंह और तुलुब वंश की स्थापना वीर नरसिंह और अराविडु वंश की स्थापना तिरुमल। और ये पूछा गया प्रश्न है, कृष्णदेव राय किस वंश का था? तुलु वंश का। हम्पी की खोज। हम्पी के भग्नावशेष 1800 ईस्वी में एक अभियंता आपका इंजीनियर तथा पुराविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। मैकेंजी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे, ने इस स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया। उनके द्वारा हासिल शुरुआती जानकारियां विरूपाक्ष मंदिर तथा पंपा देवी के पूजा स्थल के पुरोहितों की स्मृतियों पर आधारित थी। कालांतर में 1856 से छाया चित्रकारों ने यहाँ के भवनों के चित्र संकलित करने का आरंभ किए, जिससे शोधकर्ता उनका अध्ययन कर पाए। 1836 से ही अभिलेखकर्ताओं ने यहाँ और हम्पी के अन्य मंदिरों से कई दर्जन अभिलेखों को इकट्ठा करना आरंभ किया। इस शहर तथा साम्राज्य के इतिहास के पुनर्निर्माण के प्रयास में इतिहासकारों ने इन स्रोतों का विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों तथा तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत में लिखे गए साहित्य से मिलान किया गया। नोट करके लिख लीजिएगा, हरिहर और बुक्का वारंगल के काकतीय राज्य के सामंत थे। ये पूछा गया प्रश्न है। कॉलिन मैकेंजी 1754 ईस्वी में जन्मे कॉलिन मैकेंजी ने एक अभियंता, इंजीनियर, सर्वेक्षण तथा मानचित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हासिल की। 1815 में उन्हें भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे बनाया गया था? कॉलिन मैकेंजी को। कब बनाया गया था? 1815 में। ये पूछा गया प्रश्न है एसएससी 2020 में। और 1821 में अपनी मृत्यु तक वे इस पद पर बने रहे। भारत के अतीत को बेहतर ढंग से समझने और उपनिवेश के प्रशासन को आसान बनाने के लिए उन्होंने इतिहास के संबंधित स्थानीय परंपराओं का संकलन तथा ऐतिहासिक स्थलों का सर्वेक्षण करना आरंभ किया। वे कहते हैं ब्रिटिश प्रशासन के सुप्रभाव में आने से पहले दक्षिण भारत खराब प्रबंधन की दुर्गति से लंबे समय तक जूझता रहा। विजयनगर के अध्ययन से मैकेंजी को यह विश्वास हो गया कि कंपनी स्थानीय लोगों के अलग अलग कबीलों, जो
इस समय भी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा थे, को अभी भी प्रभावित करने वाले इनमें कई संस्थाओं, कानूनों तथा रीति रिवाजों के विषय में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ हासिल कर सकती थी। ये मैकेंजी को दिखाया गया है। मैकेंजी और उनके सहायक या चित्रकार थॉमस हिकी द्वारा बनाए गए तैलचित्र का किसी अज्ञात चित्रकार द्वारा बनाया गया प्रतिरूप है। यह लगभग 1825 ईस्वी का है और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन एंड आयरलैंड के संकलन से संबंध है। मैकेंजी के बाईं ओर दूरबीन थामे उनका चपरासी सिनाजी और दाईं ओर उनके ब्राह्मण सहायक एक जैन पंडित दाईं ओर और उनके पीछे तेलुगु ब्राह्मण कावलेरी वेंतक लक्ष्मैया। राय नायक तथा सुल्तान। परंपरा और अभिलेखीय साक्ष्यों के अनुसार विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों हरिहर और बुक्का द्वारा 1336 में की गई थी। ये पूछा जाता है कब किया गया था? 1336 में। किसके द्वारा किया गया था? हरिहर और बुक्का। इस साम्राज्य के अस्थिर सीमाओं में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले तथा अलग अलग धार्मिक परंपराओं को मानने वाले लोग रहते थे। अपनी उत्तरी सीमाओं पर विजयनगर शासकों ने अपने समकालीन राजाओं, जिनमें दक्कन के सुल्तान तथा उड़ीसा के गजपति शासक शामिल थे। उड़ीसा के गजपति शासक कौन थे? कपिलेंद्र। इसी के द्वारा स्थापना किया गया था गजपति शासक, गजपति वंश की स्थापना, जिनमें गजपति शासक शामिल थे। उर्वर नदी घाटियों तथा लाभकारी विदेशी व्यापार से उत्पन्न संपदा पर अधिकार के लिए संघर्ष किया। साथ ही इन राज्यों के बीच संपर्क से विचारों का आदान प्रदान विशेष रूप से स्थापत्य के क्षेत्र में होने लगा। विजयनगर के शासकों ने अवधारणाओं और भवन निर्माण की तकनीकों को ग्रहण किया, जिन्हें उन्होंने आगे और विकसित किया। इस साम्राज्य के कई भागों ने पहले शक्तिशाली राज्यों जैसे तमिलनाडु में चोलों और कर्नाटक में होयसालों के राज्य का विकास। चोल वंश का स्थापना किसने किया था? विजयालय। ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। और इसकी राजधानी कहाँ है? तंजावुर। और होयसालों वंश की स्थापना किसने किया था? निरिप कामा। लिख लीजिएगा। कर्नाटक साम्राज्यमु। जहाँ इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं, वहीं समकालीन लोगों ने उसे कर्नाटक साम्राज्यमु की संज्ञा दी। यह आपको दिखाया गया तंजावुर में वृद्धेश्वर मंदिर का गोपुरम अथवा प्रवेश द्वार। ये आपका प्रवेश द्वार है और ये आपका गोपुरम। राज्य का विकास देखा था। इन क्षेत्रों के शासक वर्ग ने विशाल मंदिरों जैसे तंजावुर के वृद्धेश्वर मंदिर, बेलूर के चनकेशव मंदिर को संरक्षण प्रदान किया। वृद्धेश्वर मंदिर की स्थापना किसने किया था? यह आपका चोल शासक के राज प्रथम के द्वारा। ये इम्पोर्टेंट है। और बेल्लूर के चनकेशव मंदिर, ये विष्णु मंदिर है और किसके द्वारा स्थापना किया गया था? विष्णुवर्धन के द्वारा। और ये आपका वृद्धेश्वर मंदिर शिव मंदिर है। विजयनगर के शासकों जो अपने आप को राय कहते थे ने इन परंपराओं को आगे बढ़ाया और जैसे कि हम देखेंगे उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हाथी, घोड़े और लोग। गजपति का शाब्दिक अर्थ हाथियों का स्वामी होता है। 15वीं शताब्दी में उड़ीसा के एक शक्तिशाली शासक वंश का यही नाम था। विजयनगर की लोक प्रचलित परंपराओं में दक्कन के सुल्तानों को अश्वपति या घोड़ों के स्वामी तथा रायों को नरपति और लोगों के स्वामी की संज्ञा दी गई। शासक और व्यापारी। चूंकि इस काल में युद्ध कला प्रभावशाली अश्वसेना पर आधारित होती थी, इसलिए प्रतिस्पर्धी
राज्यों के लिए अरब तथा मध्य एशिया से घोड़ों का आयात बहुत महत्वपूर्ण था। यह व्यापार आरंभिक चरणों में अरब व्यापारियों द्वारा नियंत्रित था। व्यापारियों के स्थानीय समूह, जिन्हें कुदिरई, चेट्टी अथवा घोड़ों के व्यापारी कहा जाता था, ये इंपॉर्टेंट है। व्यापारियों का स्थानीय समूह, जिन्हें कुदिरई, चेट्टी या घोड़ों के व्यापारी, भी इन विनियमों में भाग लेते थे। 1498 ईस्वी से कुछ और लोग पटल पर उभर कर आए। ये पुर्तगाली थे जो उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर आए और व्यापारिक तथा सामरिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास करने लगे। उनकी बेहतर सामरिक तकनीक, विशेष रूप से बंदूकों के प्रयोग ने उन्हें इस काल की उलझी हुई राजनीति में एक महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभरने में सहायता की। विजयनगर भी मसालों, वस्त्रों तथा रत्नों के अपने बाजारों के लिए प्रसिद्ध था। ऐसे शहरों के लिए व्यापार एक प्रतिष्ठा का मानक माना जाता था। यहाँ की समृद्ध जनता महंगी विदेशी वस्तुओं की मांग करती थी, विशेष रूप से रत्नों और आभूषणों की। दूसरी ओर व्यापार से प्राप्त राजस्व राज्य की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देता था। राज्य का चरमोत्कर्ष तथा पतन। राजनीति में सत्ता के दावेदारों में शासकीय वंश के सदस्य तथा सैनिक कमांडर शामिल थे। पहले राजवंश, जो संगम वंश कहलाता था, ने 1485 में नियंत्रण रखा। उन्हें सुलभों ने उखाड़ फेंका, जो सैनिक कमांडर थे, और वे 1503 तक सत्ता में रहे। इसके बाद तुलुबों ने उनका स्थान लिया। कृष्णदेवराय तुलु वंश से ही संबंधित था। ये इंपॉर्टेंट है। तुलु वंश किससे था? कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय के शासन की चारित्रिक विशेषता विस्तार और दृढ़ीकरण था। इस काल में तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच का क्षेत्र रायचूर दोआब हासिल किया गया। 1512 उड़ीसा के शासकों का दमन किया गया। 1514 तथा बीजापुर के सुल्तान को बुरी तरह पराजित किया गया था 1520 में। हालांकि राज्य हमेशा सामरिक रूप से तैयार रहता था, लेकिन फिर भी यह अतुलनीय शांति और समृद्धि की स्थितियों में फला फूला। कुछ बेहतरीन मंदिरों के निर्माण तथा कई महत्वपूर्ण दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरमों को जोड़ने का श्रेय कृष्णदेव राय को ही जाता है। उसने अपनी मां के नाम पर विजयनगर के समीप ही नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना भी की थी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। किसके द्वारा? अपनी मां के नाम पर नगलपुरम, किसके द्वारा? कृष्णदेव राय के द्वारा। ये आपका बीपीएससी 68 में पूछा गया प्रश्न है। विजयनगर के संदर्भ में सबसे विस्तृत विवरण कृष्णदेव राय के या उसके तुरंत बाद कालों से प्राप्त होते हैं। कृष्णदेव राय की मृत्यु के पश्चात 1529 में राजकीय ढांचे में तनाव उत्पन्न होने लगा। उसके उत्तराधिकारियों को विद्रोही नायकों या सेनापतियों से चुनौती का सामना करना पड़ा। 1542 तक केंद्र पर नियंत्रण एक अन्य राजकीय वंश अराविदु के हाथों में चला गया, जो 17वीं शताब्दी के अंत तक सत्ता पर काबिज रहे। पहले की ही तरह इस काल में भी विजयनगर शासकों और साथ ही दक्कन सल्तनतों के शासकों की सामरिक महत्वाकांक्षाओं के चलते समीकरण बदलते रहे। अंततः यह स्थिति विजयनगर के विरुद्ध दक्कन सल्तनतों के बीच मैत्री समझौतों के रूप में परिणत हुई। 1565 में विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री राम राय के नेतृत्व में राक्षसी तांगड़ी, जिसे तालीकोटा के नाम से भी जाना जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तालीकोटा का युद्ध 1565। उस टाइम प्रधानमंत्री कौन था? राम राय। और उस टाइम विजयनगर साम्राज्य का कौन सा राजवंश था? ये आपका राजवंश था उस टाइम तुलु वंश का शासन था उस टाइम। राक्षसी तांगड़ी के युद्ध में उत्तरी, जहां बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं द्वारा करारी शिकस्त मिली, विजयी सेनाओं ने विजयनगर शहर पर धावा बोलकर उसे लूटा। कुछ ही वर्षों के भीतर यह शहर पूरी तरह से उजड़ गया। अब साम्राज्य का केंद्र पूर्व की ओर स्थानांतरित
हो गया, जहां अराविडो राजवंश ने पेनकोंडा से और बाद में चंद्रगिरी तिरुपति के समीप से शासन किया। तिरुपति आंध्र प्रदेश। इस युद्ध में बरार वंश शामिल नहीं हुआ था, शामिल नहीं था। दक्षिण भारत लगभग 14वीं-18वीं शताब्दी। ये आपको दिखाया गया है। ये आपका भीमा नदी, ये आपका कृष्णा नदी और ये तुंगभद्रा नदी, ये तीनों नदी जाकर के मिल जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये आपका गोलकुंडा, बीदर, गुलबर्गा, वारंगल, बीजापुर, विजयनगर आपका 1336, भटकल गोवा, केरी, चित्रदुर्ग, पेन्नार, हैदराबाद, ये आपका मसूलीपट्टनम, चंद्रगिरी, कोलार, मैसूर, कालीकट, तंजावुर, चोल राज्य की राजधानी तंजावुर, वैगई, मदुरई, तिरुवल्ली, कोचीन। हालांकि विजयनगर शहर के विध्वंस के लिए सुल्तानों की सेनाएं उत्तरदायी थी, फिर भी सुल्तानों और रायों के संबंध धार्मिक भिन्नताएं होने पर भी हमेशा या अपरिहार्य रूप से शत्रुतापूर्ण नहीं रहते थे। उदाहरण के लिए कृष्णदेवराय ने सल्तनतों में सत्ता के कई दावेदारों का समर्थन किया और यवन राज्य की स्थापना करने वाला विरुद्ध धारण करके गौरव महसूस किया। इस प्रकार बीजापुर के सुल्तान ने कृष्णदेवराय की मृत्यु के पश्चात विजयनगर में उत्तराधिकार के विवाद को सुलझाने के लिए हस्तक्षेप किया। वास्तव में विजयनगर शासक और सल्तनतें दोनों ही एक दूसरे के स्थायित्व को निश्चित करने की इच्छुक थी। यह राम राय की जोखिम भरी नीति थी, जिसके अनुसार उसने एक सुल्तान को दूसरे के विरुद्ध करने की कोशिश की, किंतु वे सुल्तान एक हो गए और उन्होंने उसे निर्णायक रूप से पराजित कर दिया। यवन संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका प्रयोग यूनानियों और तथा उत्तर पश्चिम से उपमहाद्वीप में आने वाले अन्य लोगों के लिए किया जाता था। राय तथा नायक। साम्राज्य में शक्ति का प्रयोग करने वालों में सेना प्रमुख होते थे, जो सामान्यतः किलों पर नियंत्रण रखते थे और जिनके पास सशस्त्र समर्थक होते थे। ये प्रमुख आमतौर पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमणशील रहते थे और कई बार बचने के लिए उपजाऊ भूमि की तलाश में किसान भी उनका साथ देते थे। इन प्रमुखों को नायक कहते थे और ये आमतौर पर तेलुगु या कन्नड़ भाषा बोलते थे। कई नायकों ने विजयनगर शासक की प्रभुसत्ता के आगे समर्पण किया था, पर ये अक्सर विद्रोह कर देते थे और इन्हें सैनिक कार्रवाई के माध्यम से ही वश में किया जाता था। अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रणाली के कई तत्व दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से लिए गए थे। अमर नायक सैनिक कमांडर थे जिन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। वे किसानों, शिल्पकर्मियों तथा व्यापारियों से भू राजस्व तथा अन्य कर वसूल करते थे। वे राजस्व का कुछ भाग व्यक्तिगत उपयोग तथा घोड़ों और हाथियों के निर्धारित दल के रखरखाव के लिए अपने पास रख लेते थे। ये दल विजयनगर शासकों को एक प्रभावी सैनिक शक्ति प्रदान करने में सहायक होते थे, जिसकी मदद से उन्होंने पूरे दक्षिणी प्रायद्वीप को अपने नियंत्रण में किया। राजस्व का कुछ भाग मंदिरों तथा सिंचाई के साधनों के रखरखाव के लिए खर्च किया जाता था। अमर शब्द का आरवी भाव मान्यतानुसार संस्कृत शब्द समर से हुआ है, जिसका अर्थ है लड़ाई या युद्ध। यह फारसी शब्द अमीर से भी मिलता जुलता है, जिसका अर्थ है ऊंचे पद का कुलीन व्यक्ति। अमर नायक राजा को वर्ष में एक बार भेंट भेजा करते थे और अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करने के लिए राज्य के दरबार में उपहारों के साथ स्वयं उपस्थित हुआ करते थे। राजा कभी कभी
उन्हें एक से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर उन पर अपना नियंत्रण दर्शाता था। पर 17वीं शताब्दी में इनमें से कई नायकों ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए। इस कारण केंद्रीय राजकीय ढांचे का विघटन तेजी से होने लगा। विजयनगर राजधानी तथा उसके परिप्रदेश। अब हम उस समय के सबसे प्रसिद्ध शहरों में से एक विजयनगर की ओर रुख करते हैं। अधिकांश राजधानियों की तरह ही यह भी एक विशिष्ट भौतिक रूपरेखा तथा स्थापत्य शैली से अभिलक्षित थी। यह आपका दिया गया है तुंगभद्रा, अनेगंदी, हम्पी पवित्र केंद्र है यहाँ पर है, और केंद्रीय भाग है, और क्या है शाही केंद्र, ये आपका नगर है, ये दिखाया गया है। शहर के विषय में खोज। विजयनगर के राजाओं तथा उनके नायकों के बड़ी संख्या में अभिलेख मिले हैं, जिनमें मंदिरों को दिए जाने वाले दानों का उल्लेख तथा महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण है। कई यात्रियों ने शहर की यात्रा की और इसके बारे में लिखा। इनमें से सबसे उल्लेखनीय वृत्तांत निकोलो दे कांती नामक इतालवी व्यापारी, अब्दुल रज्जाक नामक फारस के राजा का दूत, अफनासी निकितन नामक रूस का एक व्यापारी, जिन सभी ने 15वीं शताब्दी में शहर की यात्रा की थी, और दुराते बारबोसा, डोमिंगो पेस, पुर्तगाल का फर्नावो नूनीज, जो सभी 16वीं शताब्दी में आए थे, के हैं। आप लोग लिख लीजिएगा नोट करके, इम्पोर्टेंट है ये। आपका निकोलो कांटी कहाँ से आया था? इटली से। और किसके शासनकाल में आया था? देवराय फर्स्ट के शासनकाल में। और इसको क्या कहा जाता है? ये एक प्रश्न है, पूछा जाता है। इसको तेलुगु को पूर्व की इतालवी, इसने कहा था। तेलुगु को पूर्व की इतालवी कहा था इसने। और अब्दुल रज्जाक, ये कहाँ से आया था? फारस का था। और ये किसके दरबार में आया था? देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था ये। और ये बारबोसा पुर्तगाली था ये। और इसका एक इम्पोर्टेंट है, इनका काम था लैंग्वेज को अनुवाद करना, ठीक है। और ये आपका निकितन आपका रूस से आया था। विशाल फैला हुआ शहर, यह डोमिंगो पेस द्वारा लिखे गए विजयनगर शहर के वर्णन से लिया गया एक उदाहरण है। डोमिंगो पेस किसके शासनकाल में आया था? कृष्ण देव राय के शासनकाल में। और ये कहाँ का था? पुर्तगाली था ये। इस शहर का परिमाप मैं यही नहीं लिखा रहा हूँ क्योंकि यह एक स्थान से पूरी तरह नहीं देखा जा सकता, पर मैं एक पहाड़ पर चढ़ा जहाँ से मैं इसका एक बड़ा भाग देख पाया। मैं इसे पूरी तरह से नहीं देख पाया क्योंकि यह कई पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। वहाँ से मैंने जो देखा वह मुझे रोम जितना विशाल प्रतीत हुआ और देखने में अत्यंत सुंदर। इसमें पेड़ों के कई उपवन हैं, आवासों के बगीचों में तथा पानी की कई नालियाँ जो इसमें आती है, तथा कई स्थानों पर झील है, तथा राजा के महल के समीप ही खजूर के पेड़ों का बगीचा तथा अन्य फल प्रदान करने वाले वृक्ष थे। जल संपदा। विजयनगर की भौगोलिक स्थिति के विषय में सबसे चौंकाने वाले तथ्य तुंगभद्रा नदी द्वारा यहाँ निर्मित एक प्राकृतिक कुंड है। यह नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। आसपास के भूदृश्य रमणीय ग्रेनाइट की पहाड़ियों से परिपूर्ण है, जो शहर के चारों ओर करधनी का निर्माण करती से प्रतीत होती है। इन पहाड़ियों से कई जलधाराएं आकर नदी से मिलती है। यह आपका उत्तर पूर्व में दिशा में बहने के कारण ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है जाकर के।
लगभग सभी धाराओं के साथ साथ बांध बनाकर अलग अलग आकारों के हौज बनाए गए थे। चूँकि यह प्रायद्वीप के सबसे शुष्क क्षेत्रों में से एक था, इसलिए पानी के संचयन और इसे शहर तक ले जाने के व्यापक प्रबंधन करना आवश्यक था। ऐसे सबसे महत्वपूर्ण हौजों में एक का निर्माण 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में हुआ, जिसे आज कमलपुरम जलाशय कहा जाता है। ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। कमलपुरम जलाशय कहाँ है? तो विजयनगर में है। इस हौज के पानी से न केवल आसपास के खेतों को सींचा जाता था, बल्कि इसे एक नहर के माध्यम से राजकीय केंद्र तक भी ले जाया गया था। सबसे महत्वपूर्ण जल संबंधी संरचनाओं में से एक हिरिया नहर को आज भी भग्नावशेषों के बीच देखा जा सकता है। इस नहर में तुंगभद्रा पर बने बांध से पानी लाया जाता था और इसे धार्मिक केंद्र से शहरी केंद्र को अलग करने वाली घाटी को सिंचित करने में प्रयोग किया जाता था। संभवतः इसका निर्माण संगम वंश के राजाओं द्वारा करवाया गया था। हिरिया नहर को किस वंश ने करवाया था? संगम वंश के राजाओं के द्वारा। हौजों जलाशयों का निर्माण किस प्रकार होता था? कृष्णदेव राय द्वारा बनवाए गए जलाशय के विषय में पेश लिखता है। राजा ने एक जलाशय बनवाया 2 पहाड़ियों के मुख्य विवर पर, जिससे दोनों में से किसी पहाड़ी से आने वाला सारा जल वहां इकट्ठा हो। इसके अलावा जल 9 मील लगभग 15 किलोमीटर से भी अधिक दूरी से पाइपों से आता है, जो बाहरी श्रृंखला के निचले हिस्से के साथ साथ बनाए गए थे। यह जल एक झील से लाया जाता है, जो छलकाव से खुद एक छोटी नदी में मिलती है। जलाशय में 3 विशाल स्तंभ बने हैं, जिन पर खूबसूरती से चित्र उकेरे गए हैं। ये ऊपरी भाग में कुछ पाइपों से जुड़े हुए, जिनसे ये अपने बगीचों तथा धान के खेतों की सिंचाई के पानी लाते हैं। इस जलाशय को बनाने के लिए इस राजा ने एक पूरी पहाड़ी को तुड़वा दिया। जलाशय में मैंने इतने लोगों को कार्य करते देखा कि यह 15 से 20 हजार आदमी थे, चींटियों की तरह। राजकीय केंद्र की ओर जाती एक कृत्रिम जल प्रणाली को दिखाया गया। ये किलेबंदियां तथा सड़कें। इससे पहले कि हम शहर के विभिन्न भागों का गहन परीक्षण करेंगे, हम उन विशाल किलेबंदी की दीवारों पर नज़र डालते हैं जिनसे उन्हें घेरा गया था। 15वीं शताब्दी में फारस के शासक द्वारा कालीकट कोझिकोड भेजा गया दूत अब्दुल रज्जाक किलेबंदी से बहुत प्रभावित हुआ। अब्दुल रज्जाक आपका किसके शासनकाल में आया था? देवराय दूत के शासनकाल में। कितने बार पूछा गया प्रश्न में। और उसने दुर्गों की 7 पंक्तियों का उल्लेख किया है। इनसे न केवल शहर को बल्कि कृषि के प्रयुक्त आसपास के क्षेत्र तथा जंगलों को भी घेरा गया था। सबसे बाहरी दीवार शहर के चारों ओर बनी पहाड़ियों को आपस में जोड़ती थी। यह विशाल राजगिरी संरचना थोड़ी सी सुंडाकार थी। गारे या जोड़ने के लिए किसी भी वस्तु का निर्माण में कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया था। पत्थर के टुकड़े फानाकार थे, जिसके कारण वे अपने स्थान पर टिके रहते थे। दीवारों के अंदर का भाग मिट्टी और मलबे के मिश्रण से बना हुआ था। वर्गाकार तथा आयताकार बुर्ज बाहर की ओर निकले हुए थे। इस किलेबंदी की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इससे खेतों को भी घेरा गया था। अब्दुल रज्जाक लिखता है कि पहली, दूसरी और तीसरी दीवारों के बीच जुटे हुए खेत, बगीचे तथा आवास हैं। और पेश कहता है कि इस पहली परिधि से शहर में प्रवेश करने तक की दूरी बहुत है, जिसमें खेत है जहां वे धान उगाते हैं और कई उद्यान हैं और बहुत जल जो 2 झीलों से लाया जाता है। इन कथनों की आज के पुरातत्वविदों द्वारा पुष्टि की गई है, जिन्होंने धार्मिक केंद्र तथा नगरीय केंद्र के बीच एक कृषि क्षेत्र के साक्ष्य खोज निकाले हैं। यह क्षेत्र एक व्यापक नहर प्रणाली के माध्यम से सींचा जाता है, जिसमें तुंगभद्रा से जल लाया जाता था। यह आपका दिखाया गया है किलेबंद दीवार में एक प्रवेश द्वार। आपके विचार में कृषि क्षेत्रों को किलेबंद भूभाग में क्यों समाहित किया जाता था? अक्सर मध्यकालीन घेराबंदियों का मुख्य उद्देश्य प्रतिपक्ष को खाद्य सामग्री से वंचित कर समर्पण के लिए बाध्य करना होता था। ये घेराबंदियों कई महीनों और यहाँ तक कि वर्षों तक चल सकती थी।
आमतौर पर शासक ऐसे परिस्थितियों से निपटने के लिए किलेबंद क्षेत्रों के भीतर ही विशाल अन्नागारों का निर्माण करवाते थे। विजयनगर के शासकों ने पूरे कृषि भूभाग को बचाने के लिए एक अधिक महंगी तथा व्यापक नीति को अपनाया। दूसरी किलेबंदी नगरीय केंद्र के आंतरिक भाग के चारों ओर बनी हुई थी और तीसरी से शासकीय केंद्र को घेरा गया था, जिसमें महत्वपूर्ण इमारतों के प्रत्येक समूह को अपनी ऊंची दीवारों से घेरा गया था। दुर्ग में प्रवेश के लिए अच्छी तरह सुरक्षित प्रवेश द्वार थे जो शहर को मुख्य सड़कों से जोड़ते थे। प्रवेश द्वार विशिष्ट स्थापत्य के नमूने थे जो अक्सर उन संरचनाओं को परिभाषित करते थे जिनमें प्रवेश को वे नियंत्रित करते थे। किलेबंद बस्ती में जाने के लिए बने प्रवेश द्वार पर बनी मेहराब और साथ ही द्वार के ऊपर बनी गुंबद तुर्की सुल्तानों द्वारा परिवर्तित स्थापत्य के चारित्रिक तत्व माने जाते हैं। कला इतिहासकार इस शैली को इंडो इस्लामिक हिंद इस्लामी कहते हैं क्योंकि इसका विकास विभिन्न क्षेत्रों की स्थानीय स्थापत्य की परंपराओं के साथ संपर्क से हुआ। एक गोपुरम को दिखाया गया है ये वाला। पुरातत्वविदों ने शहर के अंदर की तथा वहां से बाहर जाने वाली सड़कों का अध्ययन किया है। इनकी पहचान प्रवेश द्वारों से होकर जाने वाले रास्तों के अनुरेखण तथा फर्श वाली सड़कों की खोजों से की गई है। सड़कें सामान्यतः पहाड़ी भूभाग से बचकर घाटियों से होकर ही इधर उधर घूमती थी। सबसे महत्वपूर्ण सड़कों में से कई मंदिर के प्रवेश द्वारों से आगे बढ़ी हुई थी और इनके दोनों ओर बाजार थे। शहरी केंद्र की ओर जाने वाली सड़कों पर चले तो सामान्य लोगों के आवासों के अपेक्षाकृत कम पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातत्वविदों ने कुछ स्थानों जिनमें शहरी केंद्र का उत्तर पूर्वी कोना भी शामिल है में परिष्कृत चीनी मिट्टी पाई है और उनका यह सुझाव है कि हो सकता है इन स्थानों में अमीर व्यापारी रहते हों या मुस्लिम रियासी मोहल्ला भी था। यहाँ स्थित मकबरों तथा मस्जिदों के विशिष्ट कार्य हैं, फिर भी उनका स्थापत्य हम्पी में मिले मंदिरों के मंडपों के स्थापत्य से मिलता जुलता है। सामान्य लोगों के आवासों जो अब अस्तित्व में नहीं है का 16वीं शताब्दी का पुर्तगाली यात्री बारबोसा कुछ इस प्रकार वर्णन करता है। लोगों के अन्य आवास छप्पर के हैं पर फिर भी सुदृढ़ है और व्यवसाय के आधार पर कई खुले स्थानों वाली लंबी गलियों में व्यवस्थित है। ये आपको दिखाया गया है, उत्खनित पटरी का एक भाग को दिखाया गया है। ये वाला चीनी मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े को दिखाया गया है। क्षेत्र सर्वेक्षण इंगित करते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में बहुत से पूजा स्थल और छोटे मंदिर थे जो विविध प्रकार के संप्रदायों और संभवतः विभिन्न समुदायों द्वारा संरक्षित थे के प्रचलन की ओर संकेत करते हैं। सर्वेक्षणों से यह भी इंगित होता है कि कुएं, बरसात के पानी वाले जलाशय और साथ ही मंदिरों के जलाशय संभवतः सामान्य नगर निवासियों के लिए पानी के स्रोत का कार्य करते थे। विजयनगर में एक मस्जिद को दिखाया गया है। राजकीय केंद्र बस्ती के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित था। हालांकि इसे राजकीय केंद्र की संज्ञा दी गई है पर इसमें 60 से भी अधिक मंदिर सम्मिलित थे। अस्पष्टतः मंदिरों और संप्रदायों को प्रश्रय देना शासकों के लिए महत्वपूर्ण था जो इन देव स्थलों में प्रतिष्ठित देवी देवताओं से संबंध के माध्यम से अपनी सत्ता को स्थापित करने और वैधता प्रदान करने का प्रयास कर रहे थे। लगभग 30 संरचनाओं की पहचान महलों के रूप में की गई है। ये अपेक्षाकृत बड़ी संरचनाएं जो अनुष्ठानिक कार्यों से संबंध नहीं होती। इन संरचनाओं तथा मंदिरों के बीच एक अंतर यह था कि मंदिर पूरी तरह से राजगिरी से निर्मित थी जबकि धर्मेतर भवनों का अधिरचना विकारी वस्तुओं से बनाई गई थी। विजय का एक भवन, सभा मंडप तथा महानवमी डिब्बा जिसे पेश संयुक्त रूप से विजय का भवन की संज्ञा देता है के विषय में वह लिखता है। इन संरचनाओं में एक के ऊपर एक 2 मंच है। सुंदरता से चित्रित ऊपरी मंच पर इस विजय के भवन से
भवन में राजा ने कपड़े से बना एक कमरा बनवाया है जहाँ मूर्ति का एक पूजा स्थल है और एक अन्य के बीच में एक चबूतरा रखा हुआ है जिस पर राज्य का सिंहासन खड़ा हुआ है, मुकुट तथा राजकीय पायल। ये आपका महानवमी डब्बा को दिखाया गया है। महानवमी डिब्बा इस क्षेत्र के कुछ अधिक विशिष्ट संरचनाओं का नामकरण भवनों के आकार और साथ ही उनके कार्यों के आधार पर किया गया है। राजा का भवन नामक संरचना अंतर क्षेत्र में सबसे विशाल है, परंतु इसके राजकीय आवास होने का कोई निश्चित साक्ष्य नहीं मिला है। इसके दो सबसे प्रभावशाली मंच हैं जिन्हें सामान्यतः सभा मंडप तथा महानवमी डिब्बा कहा जाता है। पूरा क्षेत्र ऊंची दोहरी दीवारों से घिरा हुआ है और इनके बीच में एक गली है। सभा मंडप एक ऊंचा मंच है जिसमें पास पास तथा निश्चित दूरी पर लकड़ी के स्तंभों के लिए छेद बने हुए हैं। इसमें दूसरी मंजिल जो इन स्तंभों पर टिकी थी तक जाने के लिए सीढ़ी बनी हुई थी। स्तंभों के एक दूसरे से बहुत पास पास होने से बहुत कम खुला स्थान बचता होगा और इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि यह मंडप किस प्रयोजन के लिए बनाया गया था। शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक पर स्थित महानवमी डिब्बा एक विशालकाय मंच है। महानवमी डिब्बा क्या है? एक विशालकाय मंच है जो लगभग 11,000 वर्ग फीट के आधार से 40 फीट के ऊंचाई तक जाता है। ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे पता चलता है कि इस पर एक लकड़ी की संरचना बनी थी। मंच का आधार उभारदार उत्कीर्णन से पटा पड़ा है। इस संरचना से जुड़े अनुष्ठान संभवतः सितंबर तथा अक्टूबर के शरद मासों में बनाए जाने वाले 10 दिन के हिंदू त्यौहार जैसे दशहरा उत्तर भारत, दुर्गा पूजा बंगाल में तथा नवरात्रि या महानवमी प्रायद्वीपीय भारत में नामों से जाना जाता है। के महानवमी शाब्दिक अर्थ महान नवा दिवस के अवसर पर निष्पादित किए जाते थे। इस अवसर पर विजयनगर शासक अपने रुतबे, ताकत तथा अधिराज्य का प्रदर्शन करते थे। ये आपको दिखाया गया है। महानवमी डिब्बा पर उत्कीर्णित चित्र को दिखाया गया है। ये घोड़ा है, ये आपका आदमी लोग है। चित्र को दिखाया गया है, ये तीर चला करके दिखा रहा है। कमल महल का एक खड़ा रेखाचित्र है। खड़ा रेखाचित्र किसी वस्तु अथवा संरचना का उधर्व अवलोकन होता है। यह हमें उन अभिलक्षणों के विषय में जानकारी देता है जो एक छाया चित्र में नहीं देखे जा सकते। मेहराबों को ध्यान से देखिए, यह संभवतः इस्लामी तकनीकों से प्रभावित थी। यह आपको दिखाया गया है। ये मंडप है। इस अवसर पर होने वाले धर्मानुष्ठानों में मूर्ति की पूजा, राज्य के अश्व की पूजा तथा भैंसों और अन्य जानवरों की बलि सम्मिलित थी। नृत्य, कुश्ती, प्रतिस्पर्धा तथा साज लगे घोड़ों, हाथियों तथा रथों और सैनिकों की शोभा यात्रा और साथ ही प्रमुख नायकों और अधीनस्थ राजाओं द्वारा राजा और उसके अतिथियों को दी जाने वाली औपचारिक भेंट इस अवसर के प्रमुख आकर्षण थे। इन उत्सवों के गहन सांकेतिक अर्थ थे। त्यौहार के अंतिम दिन राजा अपने नायकों को सेना का खुले मैदान में आयोजित भव्य समारोह में निरीक्षण करता था। इस अवसर पर नायक राजा के लिए बड़ी मात्रा में भेंट तथा साथ ही नियत पर भी लाते थे। क्या महानवमी डिब्बा जो आज अस्तित्व में है वह इस विस्तृत अनुष्ठान का केंद्र था? विद्वानों का मानना है कि संरचना के चारों ओर का स्थान सशस्त्र आदमियों, औरतों तथा बड़ी संख्या में जानवरों की शोभा यात्रा के लिए पर्याप्त नहीं था। राज्य के केंद्र में स्थित कई और संरचनाओं की तरह यह भी एक पहेली बना हुआ है। कमल महल की एक मेहराब का सूक्ष्म चित्रण को दिखाया गया है। राजकीय केंद्र में स्थित अन्य भवन। राजकीय केंद्र के सबसे सुंदर भवनों में एक लोटस कमल महल है जिसका यह नामकरण 19वीं शताब्दी के अंग्रेज यात्रियों ने किया था। हालांकि यह नाम निश्चित रूप से रोमांचक है, लेकिन इतिहासकार इस बारे में निश्चित नहीं है कि यह भवन किस कार्य के लिए बना था।
एक सुझाव जो मैकेंजी द्वारा बनाए गए मानचित्र से मिलता है यह है कि यह परिषदीय सदन था जहां राजा अपने परामर्शदाताओं से मिलता था। हालांकि अधिकांश मंदिर धार्मिक केंद्र में स्थित थे, लेकिन राजकीय केंद्र में भी कई थे। इनमें से एक अत्यंत दर्शनीय को हजार राम मंदिर कहा जाता है। संभवतः इसका प्रयोग केवल राजा और उनके परिवार द्वारा ही किया जाता था। बीच के देवस्थल की मूर्तियां अब नहीं है, लेकिन दीवारों पर बनाए गए पटल मूर्तियां सुरक्षित हैं। इनमें मंदिर की आंतरिक दीवारों पर उत्कीर्णित रामायण से लिए गए कुछ दृश्यांश सम्मिलित है। शहर पर आक्रमण के पश्चात विजयनगर की कई संरचनाएं विनिष्ट हो गई थी, पर नायकों ने महलनुमा संरचनाओं के निर्माण की परंपरा को जारी रखा। इनमें से कई भवन आज भी अस्तित्व में है। आइए कुछ फिगर को देख लेते हैं क्या क्या दिया है। कमल महल की एक तस्वीर को दिखाया गया है। कमल महल ये आपका हाथियों के अस्तबल का एक खड़ा रेखा चित्र है। ये आपका अस्तबल है, ये खड़ा रेखा चित्र है और हाथियों के अस्तबल का नक्शा दिखा रहा है। ये नक्शा एक संरचना का समस्तरी अवलोकन देता है। कमल महल के समीप स्थित हाथियों का अस्तबल को दिखाया गया है। हजार राम मंदिर की दीवारों पर मूर्तिकला को दिखाया गया है। यह हाथी है। मदुरै के सभा मंडप का आंतरिक भाग, मेहराबों को ध्यान से देखिए। ठीक है, ये मेहराब हो गया, मेहराब। धार्मिक केंद्र हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये टॉपिक कैसा लगा? अगर कुछ सजेशन देना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कृपया मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, हर हर महादेव।